आप में से ज्यादातर लोग भी इसी परंपरा के समर्थक होंगे कि जब भी एक महिला की शादी किसी पुरुष से होती है तो उसका जो गोत्र है वो पूरा का पूरा गोत्र बदल जाता है। इवन हमारी परंपराएं और साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग हमारे लॉज हैं वो लॉज भी यही कहते हैं। और साथ ही साथ यही परंपरा यही कानून ये भी निर्धारित करते हैं कि अगर उस महिला की मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति पर उसके मायके वालों का नहीं बल्कि उसके जो ससुराल वाले हैं यानी कि जो पति की साइड है उन लोगों का अधिकार होगा। लेकिन बदलते समय में इन लॉज की और इन परंपराओं की जो इंटरप्रिटेशंस हैं या फिर जो बदलाव हैं वैसी चीजों की आवश्यकता हमें यहां पर देखने को मिल रही है। क्योंकि शायद बदलते हुए परिदृश्य में ये जो परंपरा हजारों वर्षों से जो सारी चीजों को हम देखते आ रहे हैं ये पूरी तरह से तो सही नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहां पर चीजों को बोला गया। क्या है पूरा मुद्दा, पूरे मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कानूनी जो एस्पेक्ट्स हैं, कानूनी परिप्रेक्ष्य क्या हैं और एक ब्रॉडर टर्म में समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में पूरा मामला है क्या। जो ये परंपरा हमारी चलती आ रही है कि शादी के बाद एक जो महिला है वो पति का गोत्र धारण करेगी, इतना ही नहीं महिला को पूरी तरह से ससुराल का जो हम देखेंगे या फिर जो ससुराल का पूरी तरह से महिला के ऊपर अधिकार, उसकी संपत्ति, सब कुछ पूरी तरह से एक महिला को ससुराल के साथ जो जोड़ दिया जाता है और जो मायका पक्ष है उससे कहीं ना कहीं कटाव जैसी चीजें। और हमारे कानून इस बारे में क्या कहते हैं और अब सुप्रीम कोर्ट ने क्यों यह चीज कहा है कि अब हमें बदलाव की ओर उन्मुख होना होगा क्योंकि समय, परिस्थितियां, सारी चीजें बदल रही हैं। बाय द वे मैं तो अभी हर एक जो एस्पेक्ट है उसको टच करने की कोशिश करूंगा, क्या कानूनी मुद्दे हैं, क्या सामाजिक मुद्दे हैं। लेकिन आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इन परंपराओं के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट विचार विमर्श कर रहा है कि क्या अब वो समय आ चुका है कि इन पुरानी जो परंपराएं हैं इनमें बदलाव किया जाना जरूरी है या फिर बदलाव इनमें होने चाहिए। आइए शुरू करते हैं। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के सामने एक पूरा मामला जाता है और उस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक प्रश्न उठा। यह प्रश्न इस चीज से संबंधित था कि यदि कोई एक महिला और वो महिला विधवा है और उसने कोई भी कैसी भी वसीयत नहीं करी है, अगर मान लो आप वसीयत करके जाते हैं तब आपकी डेथ होती है तो इन दैट कंडीशन तो जिसके नाम पे आपने वसीयत करी है प्रॉपर्टी वहीं पे ट्रांसफर होगी। पर आप विधवा हैं यानी कि आपके पति भी नहीं है और अगर आपका कोई बच्चा भी नहीं है, क्योंकि अगर बच्चा होगा तो फिर बच्चे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी, और आपने कोई वसीयत भी नहीं करी, तो ऐसी कंडीशन में बहुत सारे डिस्प्यूट्स निकल के आते हैं। फिर जो मायका और ससुराली पक्ष है उन दोनों में इस चीज के ऊपर विवाद होता है कि अब जो उस महिला की प्रॉपर्टी है उस महिला की प्रॉपर्टी पर किसका हिस्सा होगा। और ऐसे ही बहुत सारे केसेस हमें देखने को मिले थे कोविड के समय पर। इस कानून की जो पेचीदगी है या फिर इसकी जो ज्यादा जटिल समस्या है वो कोविड-19 के समय पर ज्यादा, क्योंकि ऐसी कंडीशंस कोविड के समय पर जो बहुत सारी मृत्यु हुई थी ऐसी कंडीशन तब भी हमें देखने को मिली थी। आइए समझते हैं पूरे मामले को। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल फिलहाल में हमारा जो कानून है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, इस कानून की एक धारा है, उस धारा के बारे में जिक्र करेंगे। उसमें यह प्रावधान है कि अगर कोई निसंतान कोई हिंदू महिला या फिर वो विधवा है यानी कि पति भी नहीं है और उस महिला का बच्चा भी नहीं है और वो बिना किसी वसीयत के, वसीयत भी नहीं करके गई है, और अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो जो संपत्ति है वो पति के जो उत्तराधिकारी हैं यानी कि जो ससुराली पक्ष है उनको मिलेगी, ना कि मायके वालों को। जबकि समय बदल रहा है। आज के समय पर जो महिलाएं हैं या फिर जब भी कोई बहू या पत्नी घर के अंदर आती है तो उनका अपने माता पिता के साथ भी अच्छा रिलेशन होता है, वो उनका भी ख्याल रखती हैं, उनका भी ध्यान रखती हैं। और मुझे लगता है ऐसा होना भी चाहिए, है ना। उन माता पिताओं ने जन्म दिया है, उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया, इसका मतलब ये नहीं कि शादी के बाद पूरा कंप्लीट कट ऑफ हो जाए ना। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने सुनवाई के दौरान कन्यादान और गोत्र परिवर्तन की परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि विवाह उपरांत स्त्री का जो गोत्र है वो पति के गोत्र में परिवर्तन माना जाता है। ये अभी एग्जिस्टिंग लॉज हैं हमारे, अभी जो कानून है वो कानून हमारे ये कहते हैं। लेकिन यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लगते हैं अभी जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं हमारे उनके ऊपर। क्या धारा यानी कि जो ये धारा प्रावधान करती है ऐसे अभी जिनके बारे में मैंने आपको बताया, ये धारा है 15(1)(b) हिंदू विवाह अधिनियम, इसके बारे में बात कर रहा हूं। ये जो महिला है उसके मायके पक्ष के साथ भेदभाव करती है, क्योंकि जो पति है वो पति तो वंशज जो हैं, पति के वंशज हैं, जो पूरी प्रॉपर्टी तो वहां पर ट्रांसफर हो रही है। क्या ये जो हमारा कानून है क्या ये पितृसत्ता की ओर नहीं आपको झुका हुआ दिख रहा कि जो सब कुछ है, जो महिला का जो सब कुछ है वो सब कुछ केवल और केवल पति का है, अपने माता पिता का कोई कैसा भी कुछ भी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। समय के साथ जो बदलाव है और साथ ही साथ संविधान भी तो आपको एक ऐसे बहुत सारी चीजें देता है। जब हम आर्टिकल 14 के बारे में बात करते हैं विधि के समक्ष समता, जब हम बात करते हैं आर्टिकल 15 के बारे में कि लिंग, जन्म स्थान, इन सब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, यहां तो भेदभाव हो रहा है।
कानून के आधार पर, साथ ही साथ राइट टू लाइफ आर्टिकल 21, जिसमें जीवन जीने का अधिकार, आपको आपका एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। तो क्या यहां पर सब कुछ एक तरीके से महिला को पति के अंतर्निहित हमें देखना, या फिर हम ये कहेंगे कि सब कुछ पति की जो साइड है उसी के अंतर्निहित होना, क्या ये एक महिला का गरिमामय जीवन है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पर खड़े होते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, जो क्वेश्चंस अभी यहां पर आए ना। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट की जो इंटरप्रिटेशंस है उनके बारे में बात कर लेते हैं। गोत्र और विवाह, अगर हम यहां पर बात करें तो विवाह संस्कार जिसमें विशेषकर कन्यादान, इसके बाद जो स्त्री है, स्त्री का गोत्र है वो पति का गोत्र हो जाता है, वही बदल जाता है। यानी कि अब जो उत्तराधिकार है वो परंपरागत रूप से पति के वंश से जुड़ा रहा है। परंपरा हमारी काफी लंबे समय से ये रही है। अब साथ ही साथ जो प्राचीन दृष्टिकोण हमारा ये रहा है कि विवाह के बाद स्त्री की जिम्मेदारी और संरक्षण केवल पति और उसके परिवार का कर्तव्य माना जाता है। लेकिन मैंने जैसे कहा, समाज बदल रहा है। अब न्यायिक दृष्टिकोण ये, न्यायालय ने यह कहा कि ऐसा हमारा कोई इरादा नहीं कि हजारों वर्षों की इस परंपरा को हम तोड़ते आ रहे हैं, लेकिन यस, अभी जो हमारी समाज, जो हमारी सोसाइटी में बदलाव हो रहे हैं, उन बदलावों में अब ये दरकार है कि अगर महिला अपने मायके वालों का भी अगर ध्यान रखती है तो फिर जो नए कानून हैं उनकी, या फिर जो पुराना एग्जिस्टिंग कानून है उसकी दोबारा से व्याख्या करने की आवश्यकता है। चलो, अगर इन पुराने कानून और इन सब के माध्यम से मैं एक क्वेश्चन रेज करता हूं। अगर मान लीजिए एक महिला है और एक महिला की शादी होती है और उस महिला का कोई भाई बहन नहीं है, वो अपने माता पिता की अकेली संतान है, उसके बाद अगर हम इन कानूनों के माध्यम से या फिर जो पुरानी हमारी परंपरा है उनके माध्यम से ऐसी चीजें देखें कि भाई अब वो महिला केवल और केवल पति और पति का जो परिवार है उसी के प्रति जिम्मेदार है, तो जो उस अकेली महिला के जो माँ बाप हैं उनका संरक्षण कौन करेगा? तो एक तरीके से जो नैतिक जिम्मेवारी वो भी देखने को मिलती है। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने कहीं ना कहीं सारे केसेस यहां पर ये निकल के आते हैं। अब क्वेश्चन ये खड़े होते हैं कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 वो समानता का अधिकार और जो भेदभाव है उनके बारे में बात करते हैं कि ये तो साहब बिल्कुल पूरी तरह से इक्वल नहीं है सबके, क्योंकि सीधी सी बात है महिला है उसको भी अधिकार मिला हुआ है। वर्तमान में देखें तो वो मायके की संपत्ति में योगदान करती हैं जो महिलाएं हैं, और मायके से वो अपना संबंध भी बना के रखती हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाता है अभी जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनके ऊपर। लॉ कमीशन ने भी इसकी अनुशंसा करी थी। 2008 में लॉ कमीशन की 207वीं रिपोर्ट आती है और वहां पर बोला गया कि ये जो धारा 15 है इसमें संशोधन करना चाहिए और मायके वालों को भी उत्तराधिकार का अधिकार देने की जो सिफारिश है वो सिफारिश करी गई थी लॉ कमीशन के द्वारा। तो ये सारी चीजें हमें अब तक देखने को मिलती हैं। सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड समझने की कोशिश करते हैं। अब तक सुप्रीम कोर्ट के सामने केस आता है ओम प्रकाश वर्सेस राधाचरण 2009। सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 15(1)(b) इसको बरकरार रखा था इस समय पर, लेकिन ये 2009 की बात है और 2009 से अगर 2025 में बात करें तो कहीं ना कहीं ये समाज व्यवस्थाएं सारी चीजों में बदलाव हुए हैं। कोविड के समय पर ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं कि जिस महिला की कोई संतान नहीं है और अगर उनकी डेथ हो जाती है, अगर हस्बैंड की भी डेथ हो गई है, तो ससुराल और मायके के पक्ष में ऐसे बहुत सारे कानूनी विवाद संपत्ति को लेकर खड़े हुए, जिनसे इस कानून की पूरी जो पेचीदगी है वो पेचीदगी सामने आई। अब समझते हैं कि लीगल इश्यूज क्या हैं। लीगल इश्यूज ये हैं कि धारा 15(1)(b) जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है, ये पति के उत्तराधिकारियों को ही पूरा का पूरा हक देती है, मायके वालों को नहीं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 इसकी धारा 5 और 7 ये विवाह के समय गोत्र और कुल परिवर्तन की मान्यता देती हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी पैट्रियार्कल एक प्रैक्टिस है हमारे यहाँ पर, पितृसत्तात्मक हमारी प्रैक्टिस है। भेदभाव का आरोप यहाँ पर यह है कि ये जो महिलाओं के पारिवारिक पक्ष यानी कि मायके है उसको उत्तराधिकार से वंचित करके एक असमानता पैदा करता है। न्यायालय ने यह कहा है कि परंपरा और संविधान के बीच में संतुलन खोजने की जो चुनौतियां हमारे सामने है कि टकराव हो रहा है कि परंपराओं को माने या फिर संविधान को माने, क्योंकि देश संविधान के द्वारा चलता है, लेकिन यस परंपराओं की भी एक अलग जो जगह और पहचान है वो हमें देखने को मिलेगी। आर्टिकल 14, 15, 21 ऐसे सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कि हम ये देखेंगे कि महिलाओं की गरिमा और पहचान विवाह के बाद केवल पति से जुड़ जाती है। सब कुछ स्पेशली देखने को मिलता है कि उसको केवल पति से जोड़ दिया जाएगा। क्या ये महिला का एक गरिमामय जीवन का जो अधिकार है आर्टिकल 21 में मिला हुआ है, क्या ये उसको सुनिश्चित करता है? तो ये सारी समस्याएं सुप्रीम कोर्ट के सामने आई और ये प्रश्न एक समाज के सामने भी बड़ा प्रश्न बन के खड़ा हुआ है। तो आप लोग इसका कमेंट सेक्शन में जवाब देके अपनी राय जरूर बताएं। हालांकि अभी ये सारी समस्या, ये चुनौती सुप्रीम कोर्ट के सामने है। फाइनल डिसीजन या फिर कोई अगर कैसा भी बदलाव इस चीज में आता है तो वो देखने वाली बात होगी कि कोर्ट और सरकार मिलकर इस पर क्या फैसला लेते हैं। हम देखेंगे आगे की राह क्या हो सकती है। तो सिंपल सी बात, एक इस कानून में हम सुधार कर सकते हैं कि धारा 15 है इसमें संशोधन करके ये भी प्रावधान करें कि अगर ऐसी कंडीशन में किसी महिला की मृत्यु होती है तो मायके पक्ष भी उसमें इन्वॉल्व रहे। दूसरा,
परंपरा और संवैधानिक मूल्य हैं उनके बीच हम संतुलन करें और ऐसा कोई प्रगतिशील जो न्याय शास्त्र है वो हम विकसित कर सकते हैं कि ना तो पूरी तरह से परंपरा समाप्त हो और कानून का जो उल्लंघन या फिर बदलते परिदृश्य में जो संवैधानिक मूल्य हैं उनको भी हम यहां पर बचा के रखें। लैंगिक तटस्थ उत्तराधिकार कानून रखें। ये नहीं है केवल आप पुरुष और जो पेट्रियार्कल चीजें उन्हीं को आप मान्यता दे रहे हैं, महिलाओं का पक्ष है उसको भी हमें ध्यान रखना होगा। समानता और न्याय के जो मूल्य हैं इन्हीं के आधार पर जो हमारे उत्तराधिकार हैं उनको पूर्णतः लैंगिक तटस्थ कानून बनाने के जेंडर न्यूट्रल जो लॉज हैं वो हमें यहाँ पर बनाने चाहिए। और वसीयत की जागरूकता, ज्यादा से ज्यादा महिलाएं स्पेशली और ज्यादा से ज्यादा लोगों में अवेयरनेस को फैलाया जाए कि भाई अगर आप समय के साथ में जो वसीयत है वो वसीयत करके रखें, आगे पे सारी चीजें जो विवाद है वो विवाद ना हो। ना बात कर लेते हैं अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज के बारे में। अगर आप लोग यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। 26, 27 और 28 के लिए अलग अलग कोर्सेज हैं। 6 महीने के साथ 6 महीने फ्री मिलता है और आपको 27 में लेते हैं तो 12 महीने के साथ 12 महीने फ्री, 12 महीने अश्योर के साथ आपको और एक्स्ट्रा मिलेगा। इसी तरह से 18, 18, 18 ये इस तरह से आपको मिलेगा। अश्योर की कंडीशन ये है कि आपको पूरे टेस्ट देने हों, आपने सारी क्लासेस करी हो, एडमिट कार्ड दिखाएं, तब आपको एक्स्ट्रा चीजें मिलेंगी। 19,999 में ये ऑफर कल तक समाप्त हो रहा है, इसको आप अवेल कर सकते हैं। शुभ 50 कोड लगा के आप जो मैक्सिमम डिस्काउंट है उसके हिस्सेदार आप यहां पर बन सकते हैं। 29 और 30 तारीख से सारे के सारे बैचेस शुरू हो रहे हैं, इनको आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी योर चॉइस, आप अपना ओपिनियन ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।